सिर्फ 3 ही बच्चों के डाउट है? तनीषा, अनुष्का, कौशल, बाकी क्या सीन है? किया है नहीं किया है? ऐसा तो नहीं हो सकता डाउट नहीं होंगे। अर्चित, अथर, हिमांशु, हर्षिता, क्या सीन है तुम्हारा? ईशा, पवन, ओम, समर्थ, अंशु, अरे एटलीस्ट सबमिट करके बोलो किया है नहीं किया है। मतलब यदि मैंने होमवर्क दिया है और सिर्फ 4 बच्चे पूछ रहे हैं, और ये मुझे पता है इजी तो नहीं है एक्सरसाइज 1 की सबसे सब कुछ बन गया हो। डिस्कस करना है नहीं करना है? कितने लोगों ने किया? हैंड रेज करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 हैंड रेज करो जितने लोगों ने किया है पार्ट 1। 7 स्टूडेंट आउट ऑफ 20। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? क्या करना है तुम्हें? पढ़ना है नहीं पढ़ना है? लोगों को ये बता दो यार, मुझे तो पता ही नहीं चला। 7 बच्चे कर रहे हैं, वो भी मतलब सबसे पहले यदि कोई करने जाएगा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 करेगा, तुम वो भी नहीं कर रहे हो। ईशा, हर्षिता, क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? एटलीस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। ईशा, ये क्या बात हुई यार? फॉरवर्ड से होमवर्क करना भूल गए? बच्चे हो क्या सेकंड क्लास के यार, होमवर्क करना भूल गए? लोकेश, हर्षिता का हमसे टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे थे। टेस्ट था ट्यूसडे को, आज है थर्सडे, 2 दिन हो गए। उसके बाद 2 दिन में फिर तुम एक्सरसाइज पार्ट 1 भी नहीं कर पाए यार। ऐसा मत करो, मतलब भूल गए, टेस्ट था, ये था, वो था, मतलब तुमसे मैं बोल रहा हूँ कि तुम सबका आईटी में सिलेक्शन होगा और तुम यहाँ पे मुझे मतलब डे 1 पे गलत प्रूफ कर रहे हो। एक्सरसाइज में एटलीस्ट यदि 3 पार्ट से मैंने होमवर्क दिया, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट करूंगा चलो पार्ट 1 तो हुआ होगा सबसे पहले। तुम वो भी नहीं करके आ रहे हो। देखो हार्ड वर्क करना तुम्हारे हाथ में, तुम्हें भगवान भी आगे पढ़ाएगा ना, तब भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा यदि तुम खुद नहीं चाहो। थोड़ा सा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो डालनी पड़ेगा। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो आफ्टर अटेंडिंग लेक्चर्स, बट 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ 6 घंटे तुम सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हो, तुम इतना तो कर लोगे जितना बेसिक होमवर्क दिया जा रहा है। मलार, क्यों नहीं किया है? मलार, सर वो टेस्ट केस में टाइम निकल गया। परसों से अब तक क्या किया? कल नहीं ध्यान आया क्या? मेरा लेक्चर है आज। कल क्या किया फिर तुमने? सर मैथ्स का भी था। मैथ्स का भी था? एक ही सेक्शन था मैथ्स में तो। फिर मुझे यार तुम फ्रस्ट्रेट कर रहे हो लिटरली। अब मुझे लग रहा है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्यों इतना इनपुट दे रहा हूँ, क्यों इतना अपने एंड से वो कर रहा हूँ। करो यार तुम, मतलब 7 बच्चे कर रहे हैं 20 में से, मतलब ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में। समीक्षा, क्यों नहीं किया तुमने? मैं आज ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ पेरेंट्स को टैग करके, मतलब इस टाइप से कि बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। और टेस्ट के प्रिपरेशन में क्या ऐसा अलग सा क्या लगता है? निकाले टेस्ट के मार्क्स, निकाल लेते हैं, प्रिपरेशन कर रहे तो चलो पूरे मार्क्स आ गए होंगे। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा फिर से एक बार बताता हूँ।
हाँ देखो, टेस्ट के लिए नो डाउट पढ़ना है, बट मैं बताऊं, तुम जैसा भी इक्विलिब्रियम चल रहा है, तुम यदि इक्विलिब्रियम मेरे साथ ही पूरा होमवर्क करते चलोगे, बुकलेट प्रैक्टिस करते चलोगे और अपने अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस करोगे, मुझे क्या ऐसा स्पेशल करना है एग्जाम के एक दिन पहले, सिर्फ मुझे 2 घंटे चाहिए लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज करने के लिए। क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं काफी कुछ प्रैक्टिस कर ही चुका हूँ, तो मैं करंट जो होमवर्क दिया उसको छोड़कर मैं टेस्ट में जो 1 महीने पहले पढ़ा है उसको वापस से बैठ के तो पूरा मुझे पढ़ना नहीं है। ऑलरेडी मैं एक बार अच्छे से कर चुका हूँ, नो डाउट रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मुझे 8 दिन पहले से पता है टेस्ट है, 8 दिन क्या, मुझे हर पता है कि हर थर्ड संडे मेरा टेस्ट है, 8 दिन पहले मुझे सिलेबस मिलता है जो एक्सपेक्टेड है कि कैसा क्या रहेगा। तो हम ऐसा प्लान करें ना चीजों को कि हमें कब कौन से चैप्टर रिवाइज करने हैं, क्या करना है। बट टेस्ट के टाइम पे 3 दिन 4 दिन पूरा टेस्ट को देने और रेगुलर रूटीन छोड़ रहे हैं, होगा क्या? तुमने अभी एक केमिकल इक्विलिब्रियम का होमवर्क नहीं किया, आज मैं डाउट पे डिस्कस करूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो करूंगा जिन बच्चों ने किया उनके लिए, तुम्हारा वो छूट जाएगा। अब तुम डाउट्स रह गए तुम्हारे रह ही जाएंगे, फिर एग्जाम में तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। तो तुम थोड़ा समझो कि तुम किस अप्रोच से जा रहे हो, क्या वो अप्रोच सही है। तो टेस्ट के लिए पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं 5 दिन पूरा 100% टेस्ट के सिलेबस को तो नहीं दे सकता हूँ। टेस्ट ये एग्जाम थोड़ी है फाइनल, मैटर ये करता है जो करंट चैप्टर जिस दिन मुझे कराया गया, सारी चीजें सेकेंडरी है, प्राइमरी मुझे वो करना है जिस दिन मुझे क्लास में कराया गया है, मुझे उसी दिन वो खत्म करना है। चलो, जिसके डाउट्स है मैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 तो डिस्कस करूंगा ही। B2 from Anushka. B2, the equilibrium constant of the reaction this is this. क्वेश्चन पढ़ लेना सभी। A2 plus B2 is equivalent with twice of AB. इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 16। अनुष्का, ये 16 केसी है या केपी है, क्या है जल्दी से बताओ। अनुष्का, सर केपी। केसी पक्का? कैसे पता? सर केपी। केपी कैसे पता? केपी है ये कैसे पता है? पार्शियल प्रेशर पावर 2, डेल्टा इंजी 0, यदि डेल्टा इंजी 0 है सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस होगा, इक्विलिब्रियम विल बी केसी एंड केपी बोथ आर सेम। तो हमें पता लगना चाहिए यदि इक्विलिब्रियम जो भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन उसमें डेल्टा इंजी 0 2 मोल्स ऑफ गैस 1 + 1 2 मोल्स ऑफ गैस, तो ये केसी केपी दोनों में। और यदि यहाँ पे यूनिट लिखा होता ना कुछ मोल पर लीटर पावर समथिंग, लीटर पर मोल पावर समथिंग, तो केसी होता, प्रेशर के यूनिट होते तो केपी होता, उससे पता लगता है हमें यूनिट से, यूनिट लेस है तो डेल्टा इंजी 0 दिख रहा है, केसी केपी दोनों सेम होंगे। Mole percentage of A2 in equilibrium, we are starting with the 2 moles of this and 0 moles of this। हम कुछ यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 2 to 0, t equal to 0 at equilibrium। क्या लिखते हैं मोल्स के टर्म में, अनुष्का बोलो। 2 minus, अनुष्का 2 - x। 1 can relate with 1, x can relate with x to give 2x। चलो, Kc moles of this upon volume, v लिख देता हूं क्योंकि वो तो कैंसिल होना ही है, पावर 2 2 - x अपॉन v पावर 1 2 - x अपॉन v पावर 1, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, 2 - x का होल स्क्वायर है, सो Kc कितना है 16, 16 का रूट 2x अपॉन 2 - x। x के लिए सॉल्व कर लेना। अब तुम्हें बताना है मोल परसेंटेज ऑफ A2, सो A2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100 हो जाएगा क्या अभी ये क्वेश्चन? यस सर। तनिषा कुछ डाउट है?
यस सर, वो आपने 2 क्यों लिखा सर? वहाँ पर नहीं दिया है ना वैसे? कहाँ पर? यहाँ पर? नो सर, 2 मोल्स आपने लिखा है ना A2 के। अच्छा 2 नहीं दे रखा है, बोल रखा है इक्वल मोल्स, तो फिर मैं 2 के बजाय लिख दूंगा 8, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। ठीक है, यस सर। तो आंसर अब तुम्हारा आएगा x a के टर्म में, क्लियर? और फाइनल आंसर आएगा परसेंटेज moles of A to A minus x upon total moles this plus this which is 2A into 100, और x a के टर्म में आएगा, सॉल्व कर लेना। वैसे a को तुम कुछ भी रख सकते हो, नहीं दिया है, आंसर तो सेम रहना ही परसेंटेज में। ठीक है, Yes, sir. after B2 A2, what is the active mass of O2? Active mass is partial pressure. तो O2 का जो भी A2 में जो भी O2 का पार्शियल प्रेशर होगा दैट इज एक्टिव मास। D3 0.15 mole of CO, everything in gaseous phase, देखो 0.15 मोल इनिशियल दे रखे हैं, इसका मोल्स इनिशियल मैंने एज्यूम कर लिया। एट इक्विलिब्रियम मिथेनॉल मोल्स इज 0.08, यदि मिथेनॉल के मोल्स 0.08 बने हैं 1 के रिएक्ट विद 2, तो 0.08 बना है तो 0.088 क्या होगा, और इसका 0.168 क्या होगा, तो 0.15 में से 0.088 क्या बचा, कितना 0.07। 15 में से 8 ये बन चुका है तो 8 रिएक्ट क्या होगा, बचा 7, ये डबल रिएक्ट करेगा तो 8 की जगह 16 रिएक्ट कर रहे हैं, सो A minus 0.16 बचा जिसे मैंने x लिख दिया। फाइनल प्रेशर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, फाइनल मोल्स दिस प्लस x प्लस दिस, R का वैल्यू, T का वैल्यू, ये 0.082 इनटू ये 20, ये हो गया 8.2, ये 8.2 कैंसिल, सो 2.5 अपॉन 5, 0.5 में से 0.15 माइनस किया, x आ गया तुम्हारा 0.35। इज दैट ओके? मोल्स ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है Kp एंड Kc, तो Kp Kc तो आ जाएगा, क्या सॉल्व करने की जरूरत है, तीनों के मोल्स आ गए, Kc मोल्स बाय वॉल्यूम पावर 1, मोल्स बाय वॉल्यूम पावर 2, मोल्स बाय वॉल्यूम पावर 1। Kp पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन निकालना है, टोटल प्रेशर दे रखा है 8.2, so मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल्स ऑफ दिस अपॉन टोटल मोल्स,
इंटू टोटल प्रेशर 8.2, पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे तीनों। सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, द फाइनल प्रेशर इफ द सेम अमाउंट ऑफ CuNH2 आर एज यूज्ड बिफोर विथ नो कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट का इफेक्ट लिखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी में? Equilibrium composition will not be affected by presence of catalyst. Catalyst just help us to achieve equilibrium condition in short time. लिखा है ये सेंटेंस? यस नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सेकंड का आंसर टोटल प्रेशर उतना ही होगा जितना पहले था, दैट इज 8.2 atm। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. D3 के बाद G1। G1 the homogeneous reversible reaction, ठीक है, is studied at various initial concentration of the reactant at a constant temperature. Calculate initial acid and alcohol moles. Equilibrium constant को दो बार इक्वेट करना है। Equilibrium constant depends only on temperature. मैं A प्लस बी गिविंग C प्लस डी ये लिख देता हूँ, सारे कोफिशिएंट 1 बने। इनिशियल मोल्स 1 1 दे रखे हैं पहले, ये 0 0 होंगे। इक्विलिब्रियम पे भी दे रखा है 0.667 मतलब 2/3, तो ये भी 2/3 बनेगा और ये 2/3 रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। केसी केपी कुछ भी ले लो ना, डेल्टा एन जी 0 है, तो के इक्विलिब्रियम आ गया दिस पावर 1 अपॉन दिस, सो 2/3 पावर 2 अपॉन 1/3 पावर 2, 4 आ रहा है के इक्विलिब्रियम। चलो फाइनली इक्विलिब्रियम लिखते हैं। ये फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन है। सेकंड सेट ऑफ कंडीशन के इनिशियल मोल से x और इसके 0 0 इक्विलिब्रियम पे दे रखे हैं 8/3, तो ये भी 8/3, तो इसका कितना बचेगा x माइनस 8/3, x माइनस 8/3। हमें क्या बताना है? कैलकुलेट इनिशियल एसिड एंड अल्कोहल, मतलब x का वैल्यू बताना है। This into this upon this into this is 4, so 8/3 upon x minus 8/3, दोनों तरफ स्क्वायर होगा, अंडर रूट ले लो 2, x के लिए सॉल्व करना है। 8/3 इक्वल टू 2x माइनस 16/3, कितना आएगा? 16 प्लस 8 24/3, 24/3 कितना होता है? 8/2, x 4 आ रहा है, सॉल्व करने पर x 4 आ रहा है। चेक करो, समझ में आया क्या इतना? Yes, sir. यहाँ पर Yes, t इक्वल टू sir. 0 इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं, t इक्वल टू 0 पर इतने मोल्स रखे हैं, इक्विलिब्रियम पर इतने मोल्स हैं, यहाँ पे के निकाला, यहाँ पर के निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया। सर लेकिन वो दो अलग अलग केसेस हैं ना? क्या अलग अलग है? सर वो सेम cases- रिएक्शन के लिए इफ वी आर स्टार्टिंग विद द डिफरेंट अमाउंट ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट, क्या इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या ले रहे हैं, इस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सो यहाँ पर तुम 1 लो, चाहे 1000 लो, चाहे x लो, चाहे x1000 लो, हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सेम ही आ रहा है, यदि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं तो। गॉट इट? Yes, sir. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है फॉर अ गिवन केमिकल इक्वेशन। हाँ, तुम कोफिशिएंट चेंज कर दोगे तो फिर बात अलग है, पावर 2 चला जाएगा। फॉर अ गिवन केमिकल इक्वेशन के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि बिना बैलेंसिंग के तो हम कोफिशिएंट ही पिक्चर में नहीं आएंगे, तो इसलिए हमेशा बैलेंस रिएक्शन दी होती है इक्विलिब्रियम के लिए, तभी हम उसे लिख पाते हैं। क्योंकि कोफिशिएंट भी अलग अलग हो सकते हैं, और यदि नहीं दिया तो सिंपलेस्ट रेशियो लेना है फिर।
नेक्स्ट इसके बाद है तनीषा का B1। Mixture of this maintain at equilibrium in 10 liter flask at temperature at which Kc is 100। अब देखो यहाँ पे Kc मेंशन है क्योंकि डेल्टा Ng नॉन जीरो है, उसके यूनिट्स भी दे रखे हैं। If number of moles of SO3 and SO2 in the flask are same, how many moles of O2 are present? First part, Kc is concentration of SO3 power 2 upon concentration of SO2 power 2 concentration of O2 power 1। SO3 SO2 के मोल्स इक्वल, तो वॉल्यूम तो सेम है ही वेसल का, ये कैंसिल हो गया, बचा ये Kc कितना है 100। सो concentration of O2 is 1/100। इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, 10 to the power minus 2। इसको लिखो मोल्स ऑफ O2 अपॉन वॉल्यूम 10 लीटर। सो मोल्स ऑफ O2 आ गया इक्विलिब्रियम पे 10 into this 0.1 मोल। क्या पहला पार्ट क्लियर है तनीषा? यस सर। B3 for अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी, if number of moles of SO3 in the flask is twice the number of moles of SO2। सेकंड केस में SO3 डबल दे रखा है SO2 के कंपैरिजन में। चलो यदि ये डबल है तो अब सॉल्व कर लेते हैं। Kc इक्वल टू 100, ये डबल है तो 2 टाइम्स ऑफ SO2 होल स्क्वायर अपॉन SO2 स्क्वायर, बस 2 का स्क्वायर, 4 एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 का एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। सो जब तुम O2 के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 का एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, आंसर 0.1 की जगह 0.4 हो जाएगा। क्या बी पार्ट का आंसर 0.4 दे रखा है तनीषा? यस सर। B3 for the reaction this Kc is given, what must be the concentration of C at equilibrium if we mix 2 moles of each ABC? एक मिनट, हमें पूछा है Kc दिया है, what must be the concentration of C at equilibrium if a mixture 2 mole each of ABC exists at equilibrium। so already equilibrium में है, 3A plus B 2C, Kc is 9 equal to 2 moles of this, 2 by volume power 2 upon 2 by volume power 3, 2 by volume power 1, power 2 upon power 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, 9 इक्वल टू 2 by v स्क्वायर, 2 by v का क्यूब, तो यहाँ पे सिर्फ पावर 1 बचा, v स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे आ गया 4, v के लिए सॉल्व करोगे तो 9 4 36 का रूट 6, वॉल्यूम आ गया 6 लीटर। अब हमें पूछा है b का कंसंट्रेशन, c का कंसंट्रेशन कितना होगा, मोल्स है वॉल्यूम, 2 मोल्स ऑफ ईच, 2 by 6 1 by 3 0.33। तनीषा 0.33 आंसर दिया है। यस सर। इसके बाद है D2। एक्सरसाइज 1 में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसमें हमें सोचना आता है, पूरा सॉल्व करना रहता है। ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट एकदम से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना काफी जरूरी रहता है। वो D2 from Tanisha, 1 mole of gas A is in equilibrium with B plus C। 1 mole of gas A taken in a vessel of volume 1 liter, it dissociates according to the reaction। हमें KF दे रखा है, KB दे रखा है। याद है K इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे डिराइव किया था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। So rate constant for the reaction
1.5 10 to the पावर -2, फॉरवर्ड का बैकवर्ड का 3 into 10 to the पावर -2। के इक्विलिब्रियम आ गया हमारे पास 0.5। 1 मोल इक्विलिब्रियम पे 1 - x x x, so के इक्विलिब्रियम हो जाएगा 0.5 इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर, मोल्स ऑफ C अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ A अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर। चलो x के लिए सॉल्व करना है। 1/2 लिखो। 1 - x इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 प्लस b स्क्वायर 4ac बाय 4ac 4 to 8 हो जाएगा अपॉन 2a, so √9 is 3 minus 1 2 0.5 आ रहा है x। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है कर रहा है मैच। x is 0.5। अब कर लोगे आगे d2। kp Yes, कैसे sir. निकालना है? किलोमोल साहब 0.5 0.5 0.5। Yes, sir. d2 के बाद है d3 भी हो गया है। किसी का कुछ रह गया है क्या? किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है क्या पार्ट 1 में? No, sir. B4 में दो वेसल दिए, 2 मोल ऑफ A2 4 मोल्स ऑफ B2, 1 liter 27 degree Celsius, 3 liter this, the gas A2 in the left flask allowed to react, ठीक है। दो मोल A2 के हैं, 4 मोल B2 के हैं हमारे पास, Kc दिया है तो हमारे पास आ जाएगा AB के मोल्स। वॉल्यूम टोटल 4 लीटर हो जाएगा। A2 plus B2 twice of AB, 2 moles 4 moles, equilibrium by 2 minus x 4 minus x giving 2x. Out of 2 mole x can react with x to give 2x. Kc is given 4, volume cancel होगा power 2 2x upon 2 minus x 4 minus x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा x में। उसके लिए सॉल्व करना है। एक बार x आ गया तो AB के मोल्स आ गए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 plus 3 liter 4 liter। सो x निकालना, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2x अपॉन 4 लीटर कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो लास्ट हेडिंग थ्योरी में क्या थी? मैं पार्ट 2 फिर अभी नहीं ले रहा हूं, सॉल्व कर लो सभी। लास्ट हेडिंग क्या थी? एनीवन? लास्ट हेडिंग क्या थी? Sir, calculation of K. of dissociation. कैलकुलेशन ऑफ के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मोल्स हो गया था, Yes, sir. इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी होता है मोलार मास बाय 2। जस्ट अ मिनट।
बाय डेफिनेशन वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। फाइनली डिराइव होके ये आता है, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था हमने, ठीक है, वेपर डेंसिटी। चलो अब हम एक डिसोसिएशन रिएक्शन लेते हैं, AN generalized dissociation reaction. One molecule can dissociate into n molecules, one can give n, clear? At t equal to 0, बोर्ड पे देखना पहले, initial moles A 0, at equilibrium A 1 minus alpha, Na alpha. One can give n out of A alpha moles dissociates to give n times of A alpha moles. So moles at t equal to 0, starting of the reaction, moles at equilibrium, capital D, vapor density before dissociation. यदि हम बिफोर डिसोसिएशन की बात करेंगे वेपर डेंसिटी की, तो ये होगा कैपिटल डी, क्लियर? अब कैपिटल डी मोलार मास ऑफ एन अपॉन 2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन ये सब्सटेंस है तो इसका मोलार मास अपॉन 2, स्मॉल डी वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन। अब आफ्टर डिसोसिएशन तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, वी हैव टू टेक एवरेज मोलार मास, हमें एवरेज मोलार मास लेना होगा आफ्टर डिसोसिएशन, क्लियर? अब एवरेज मोलार मास का क्या फॉर्मूला है? क्या एवरेज मोलार मास ये डिफाइन किया था, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स। Yes, sir. क्या टोटल वेट ये होगा मोलार मास ऑफ एन इनटू ए, इनिशियल वेट कितना है इसका मोलार मास इनटू ए नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल्स इनटू इनिशियल मोलार मास, इनिशियल वेट है, क्या जितना इनिशियल वेट होगा उतना ही फाइनल वेट होगा। मास कंजर्वेशन, mass remains constant during a chemical change, the total mass of reactant reacted is exactly equal to the total mass of the product produced, clear? So जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट कर रहा है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना इनिशियल मास है उतना फाइनल, दोनों का मिला के मास है, सो इनिशियल मास इतना था वही फाइनल वेट अपॉन फाइनल मोल्स, दिस प्लस दिस, A1 माइनस अल्फा प्लस Na अल्फा, सो एवरेज आ जाएगा, A कॉमन लेकर कैंसिल हो गया, मोलार मास ऑफ N 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। क्या इतना समझ में आता है हमें? यहाँ पर N क्या है, अभी तो एक ही प्रोडक्ट है, चलो यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ gaseous product upon coefficient of reactant। एक रिएक्टेंट डिसोसिएट हो रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो जितने भी कोफिशिएंट है प्रोडक्ट के, गैसेस प्रोडक्ट के, सबका सम अपॉन इसका कोफिशिएंट। यहाँ पे 1 है बाई चांस, यहाँ पे n है इसलिए वो n ही आ जाएगा। यहाँ पे दो रिएक्टेंट होते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, दोनों का सम करते हैं और यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल Cl2O7, यदि मैं ये रिएक्शन लिखूंगा Cl2 2Cl2 प्लस 7O2, तो इसमें n का वैल्यू आएगा, इस n का 7 प्लस 2 9 बाई 2। So 2 can give 9 moles, 1 can give 4.5, 1 can give n. Got it? यहां पर ये n जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स है जो एक मोल रिएक्टेंट के डिसोसिएट होने पे मिल रहा है।
Vapor density before dissociation is also called theoretical. Theoretical vapor density. Theoretically तो हमने ये एम लिया था, बट वो डिसोसिएट हो रहा है बाई चांस, और इसे कहा जाता है प्रैक्टिकल और ऑब्जर्व. ऑब्जर्व क्या करेंगे हम, जो नेचर में एग्जिस्ट करेगा, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी. So vapor density at equilibrium is also called observed or actual. Before is called theoretical. Capital D upon small d, theoretical vapor density upon observed vapor density, MAN by 2, और ये आएगा M average by 2. M average की जगह ये रख दो, by 2 cancel. So MAN upon M average, which is MAN upon 1 plus n minus 1 alpha. MAN cancel हो गया, 1 plus n minus 1 alpha आ गया, capital D upon small d. इसको तुम ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, फाइनल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इनिशियल मोल्स. सो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कुछ और नहीं है, फाइनल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स. सारे सब्सटेंस के मोल्स को ऐड करके देखो, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा, इनिशियल मोल्स ए है. This is also called normal vapor density, और इसके इनिशियल मोलर मास को नॉर्मल मोलर मास भी बोला जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल. हमने लिया तो एक बड़ा मॉलिक्यूल था, एबनॉर्मली वो डिसोसिएट हो गया. एबनॉर्मल वेपर डेंसिटी, इसको तुम बोल सकते हो एबनॉर्मल, ऑब्जर्व्ड आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, बिफोर, नॉर्मल, थ्योरेटिकल, ये टर्म्स यूज होते हैं. Abnormal vapor density, that is density at equilibrium, before equilibrium. नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रहेगा, एबनॉर्मली वो डिसोसिएट हो जाता है सिस्टम में, एक वेसल में. चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड. सेक्शन आई, पार्ट 2, सेक्शन आई.
This 4 question from exercise 1 part 2 section 9 अभी करना है। I3, I4, I5, I9 I3, I4, I5, I9 I3, I4 डिस्कस करना है, हो गया है। I3 and I4 N2O4 giving twice of NO2, 1 minus alpha 2 alpha. So N basically यहाँ पे तुम डायरेक्ट भी ले सकते हो, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, फाइनल मोल्स दिस प्लस दिस, इनिशियल मोल्स 1 लिए थे हमने, A भी लोगे तो A कैंसिल हो जाएगा कॉमनली।
तो डी I3 I4 दोनों में ग्राफ ड्रॉ करने हैं। I3 में हमें 1 प्लस अल्फा दिया है y एक्सिस के अलोंग, सो दिस इज y, दिस वन इज x, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन। ठीक है, I3 में। I4 में हमें दे रखा है अल्फा इज अलोंग y एक्सिस। तो अब एक काम करो, अल्फा को y एक्सिस लिखना है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d -1, ये y इंटरसेप्ट। सो इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा है, लाइन कुछ ऐसे जाएगी। Is that okay? If you are taking alpha here, d by d here, y intercept is -1, so negative direction. क्या I3 I4? हाँ बोलो। क्लियर? समीक्षा, ओम, पवन? Yes, sir. सर हम्म, सर वो इनटू वो 1 माइनस अल्फा क्यों ले 1 प्लस अल्फा दिया है ना सर। T equal to 0 पर A moles 0 moles at equilibrium, A में से 1 माइनस अल्फा 2A अल्फा। अब कैपिटल D अपॉन स्मॉल d होता है फाइनल मोल्स, दिस प्लस दिस अपॉन इनिशियल मोल्स, दिस प्लस दिस। ठीक है, सर और n का वैल्यू 1 can give 2, so n is sum of coefficient of product by reactant 2 by 1, n को 2 रखा, 1 प्लस अल्फा आ रहा है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। मुझे बताओ I5 में इस पे ही बेस्ड है, जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, इतना कम मॉलिक्यूलर मास होगा। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या कम है रिएक्टेंट से? कम है। ग्रेटर द डिसोसिएशन लेसर द मोलर मास, और होना भी चाहिए। यदि मैं बड़े पार्टिकल को छोटे में ब्रेक कर रहा हूं तो मोलर मास तो कम होगा। यदि मोलर मास कम होगा तो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी स्मॉल d होता है एवरेज मोलर मास एट इक्विलिब्रियम अपॉन 2, ये कम होगा तो ये कम होगा। जितना ज्यादा परसेंटेज डिसोसिएशन उतना कम d वेपर डेंसिटी स्मॉल d। सो 85% 80% जो भी मैक्सिमम है उस पे d सबसे कम और 20% पे d सबसे ज्यादा, राइट? क्या I5 क्लियर है? Yes, sir. अदरवाइज तुम यहां से भी डायरेक्ट इंटरप्रेट कर सकते हो, जितना ज्यादा अल्फा उतना कम डी, इनवर्स प्रोपोर्शनल। We have to report absolute density at equilibrium, Pm by RT. This is the formula of सारे options दे रखे हैं ग्राम पर लीटर में। So Pm by RT उसका ना equilibrium पे m average लो तीनों का, अल्फा दे रखा है 0.5। चलो इनडायरेक्टली तुम्हें m average निकालना है। m average होगा initial molar mass of PCl5 upon total moles, this plus this plus this।
अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ना, टोटल वेट बाय टोटल मोल्स। तुम ए मोल लो 1 मोल लो, एक ही बात है, ए तो कैंसिल होता ही। सो प्रेशर 2 atm, मोलार मास PCl5 का 31 प्लस 35.5 इंटू 5, काउंट किया है किसी ने, कितना होता है? कितना हो गए? 35.5 इंटू 5 प्लस 31, 208.5, R का वैल्यू ATM लीटर 0.0821, टेम्परेचर 800 केल्विन, सो इनटू 2 डिवाइडेड बाय 0.0821 इनटू 800, तो आंसर आ रहा है 6.34। है कोई ऑप्शन इसका? प्रेशर 2 atm में कुछ और है? Pressure is 2 atm, alpha is 0.5, pm by RT। एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 2 into 208.5 divided by 0.0821 into 800, 6.34। सर हाँ बोलो। सर हमें 1 प्लस अल्फा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, वो तो मैंने किया ही नहीं। 1 प्लस अल्फा, वही सोच रहा था क्यों आंसर मैच नहीं कर रहा है। 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 0.5, तो 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय 1.5, अब आ रहा है 4.23। चलो क्लियर यहां तक? चले हम आगे। सर हाँ, एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? डेंसिटी का फॉर्मूला ये समझ में आता है क्या हमें? PM by RT, ये सर। M एवरेज इक्विलिब्रियम पर सभी के मोल से, M एवरेज टोटल वेट, जो इनिशियल 1 मोल का वेट होगा, इनिशियल 1 मोल लिया था, सो मोलर वेट ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल्स दिस प्लस दिस प्लस दिस। अल्फा दे रखा है 0.5, इसका मोलर वेट निकाला 208.5 अपॉन 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज 0.5, तो ये 1.5 हो जाएगा। प्रेशर 2 atm, मोलार मास दिस अपॉन 1 प्लस अल्फा, R का वैल्यू, टेम्परेचर 800। खत्म क्वेश्चन। ऊपर मोलार मास ग्राम में, नीचे ATM लीटर, तो लीटर ग्राम पर लीटर आंसर आ जाएगा। अभी क्लियर है? यस सर। सिर्फ एवरेज मोलार मास लेना है इक्विलिब्रियम पर, तीनों का। Equilibrium constant depends only on temperature. Now the question is, how does it depend on temperature? How it is varying with the temperature? यह यदि हमें देखना है। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। ये इक्वेशन है जो हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए जस्ट यूज आएगा। डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। Q इज रिएक्शन क्वोशिएंट। क्या हमने रिएक्शन क्वोशिएंट पहले भी डिफाइन किया है? यस सर। डेल्टा G होता है गिब्स फ्री एनर्जी चेंज।
और जहां पे नॉट लग जाता है ना, ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड मींस जनरली जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना, दिस इज नॉट एसटीपी। एसटीपी कंडीशन is standard temperature pressure conditions, both are different. Clear? Under standard condition of temperature and pressure, तो रूम टेम्परेचर होता है, प्रेशर जरूर हम 1 बार ले लेते हैं, उसको मैं एसटीपी ऐसा लिखने के बजाय अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन जनरल T is 25 degree Celsius or given temperature not fixed, pressure is 1 bar. ये लिया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन स्टैंडर्ड है। At equilibrium, delta G is 0 and reaction quotient is equal to equilibrium constant. कॉपी करो जल्दी से, पूरा एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं। चलो देखो,
डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, सब कुछ डिटेल में हम थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंट्रोपी चेंज। Enthalpy is the total energy content, or we can say heat exchange during the process at constant pressure. जब भी कोई चेंज या प्रोसेस होगा, रिएक्शन होगा, तो उसमें कितना हीट एक्सचेंज होता है, वो होता है डेल्टा एच। क्लियर? अगेन एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बहुत डिटेल में आएंगे। तो अभी थोड़ा सा यूज है इसका, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के बाद होता है, हम पहले कर लेते हैं रेजोनेंस में। क्लियर? तो इसे हम वहां पे देखेंगे। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, टी डेल्टा एस नॉट। नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। अब डेल्टा जी नॉट को रिप्लेस कर दिया डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट से अपॉन आर टी। फाइनली रिलेशन आ रहा है ln के इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय आर 1 बाय टी माइनस डेल्टा एस नॉट बाय आर। ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे 2.303 पिक्चर में आ जाएगा। क्या इतना समझ में आता है? हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखना है मेनली। क्या लग रहा है इक्वेशन देखकर? टेम्परेचर बढ़ने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा? क्या होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ? कम होगा। कम होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। हाँ, गलत ये कर दिया है। बता सकते हो इस स्टेप से इस स्टेप में क्या गलत किया है? माइनस, तो माइनस, यहां पर माइनस, यहां पे प्लस। अब बता दो क्या होगा? बढ़ेगा। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो केसेस ले रहा हूं। फर्स्ट केस, लॉग इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा एच नॉट बाय दिस 1 बाय टी दिस। डेल्टा एच खुद भी तो नेगेटिव हो सकता है ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी सकती है। हो सकता है रिएक्शन में जब हो रहा हो तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकता है हीट एनर्जी रिलीज हो। यदि सिस्टम में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव। मुझे कोई हीट दे रहा है तो मेरा तो पॉजिटिव एनर्जी हो गया, मेरे लिए पॉजिटिव हो गया, कुछ प्लस हो रहा है। सो इफ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द चेंज is called endothermic reaction, और इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा। एंडो मींस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या इतना हमें समझ में आता है? अब तुम ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, log of K equilibrium versus 1 by T. This is along y axis, 1 by T along x axis. So y mx plus c, स्लोप नेगेटिव आएगा। उस केस में ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, where slope is minus delta h upon 2.303 r, and if you are taking ln instead of log, हम ln लेंगे तो सिर्फ इतना सा चेंज आ जाएगा 1 by t। ये ग्राफ सिमिलर नेचर का होगा, स्लोप में 2.303 नहीं आएगा, सिर्फ इतना आ जाएगा। ln ले रहे हो तो 2.303 नहीं आएगा, स्लोप विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट बाय आर, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट। क्या अभी क्लियर है ग्राफ? एंडोथर्मिक जहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। सो इस केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बोर्ड पे देखना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 1 by T डिक्रीजेस, बट माइनस डेल्टा एच बाय आर टी इंक्रीजेस। सो यदि ये क्वांटिटी ओवरऑल इंक्रीज हो गई तो के इक्विलिब्रियम इंक्रीज होगा, हेंस के इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस। फिर से देखना, टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 by T कम होगा, माइनस 1 by T बढ़ेगा, इसलिए के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है यहाँ पर। चेक करो, कॉपी करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। We are almost in the ending part of equilibrium.
और तुम्हारा अभी एक्सरसाइज इन पार्ट 1 भी नहीं हुआ है। सर आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 कब डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर कल होगा तो कल करेंगे। तुम देखोगे लॉग के इक्विलिब्रियम तो नीचे जा रहा है, बट ये 1/t कर्व है ना, यदि 1/t इंक्रीज हो रहा है मतलब t डिक्रीज हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में t इंक्रीज होगा 1/t डिक्रीज होगा, तो t इंक्रीज होगा तो k इक्विलिब्रियम भी बढ़ रहा है। चलो सेकंड कॉपी हुआ है क्या फर्स्ट केस सभी का? नो जल्दी से कॉपी कर लो। मैं इसी को एडिट करके सेकंड केस लूंगा एक्सोथर्मिक। Exothermic reaction in which heat is released exit होना सिस्टम से, heat is released during the change, delta H is less than 0। अब देखो यहां पर क्या होगा एग्जैक्टली, ये खुद नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव हो गया, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। क्लियर? सो डेल्टा H नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ग्राफ will be in this manner। On increasing temperature 1/t decreases but minus delta H by RT, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों मिलके पॉजिटिव हो रहे हैं। minus delta H by RT decreases, hence equilibrium decreases। so temperature बढ़ने के साथ equilibrium constant कम हो रहा है for exothermic reaction, just opposite। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। of infinite। जनरलाइजेशन यदि हम देखेंगे ग्राफ में तो ये वैल्यू बेसिकली जीरो, मतलब यदि हम देखें y इक्वल टू mx प्लस c, इसका जीरो होना मतलब डेल्टा इज नॉट जनरली जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो ही होगा। हाँ ये पॉसिबिलिटी जरूर आ सकती है, यहाँ पर y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव है तो जो मैंने यहां से ग्राफ स्टार्ट किया वो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, उतना चल सकता है। बट ओरिजिन से स्टार्ट होना वो रेयर होगा। नोट एक मिनट सुनो फिर कॉपी करना। मुझे बताओ एक रिएक्शन है, लेट्स से A इज गिविंग B, यहां से यहां जाने पर रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इफ आई एम गोइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मैं जब फॉरवर्ड जा रहा हूं तो एनर्जी इतना बढ़ रहा है, बैकवर्ड आऊंगा तो उतना ही एनर्जी कम होगा, मुझे उसी पोजीशन पे वापस आना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो उतना ही एनर्जी रिलीज होगा जितना यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एक डायरेक्शन दी एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक होगा। हर इक्विलिब्रियम में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक साइमल्टेनियस ही होंगे, एक फॉरवर्ड एंडो है तो बैकवर्ड एक्सो, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड एंडोथर्मिक। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ
जो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यदि फॉरवर्ड एंडो आ रहा है तो इंडोथर्मिक इस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा और इस डायरेक्शन का कम होगा, दोनों साइमल्टेनियस ही होंगे। और अपोजिट है, टेम्परेचर कम करोगे तो एंडोथर्मिक डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा और एक्सो का बढ़ेगा। मैं लिख देता हूं वो भी, दोनों में से एक डायरेक्शन एंडो होता है तो एक एक्सो होगा। एक डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो दूसरे डायरेक्शन का कम होगा, ये डेफिनेट है। टेम्परेचर बढ़ाने पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन का बढ़ेगा, एक्सोथर्मिक का कम होगा। टेम्परेचर कम करने पे एंडोथर्मिक का कम होगा और एक्सोथर्मिक का बढ़ेगा। थोड़ा सा लेक्चर नोट्स पढ़ लेना एक बार अच्छे से, और मैं नेक्स्ट क्लास में वापस से टेम्परेचर डिपेंडेंसी से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा। होमवर्क भी कर लेना, होमवर्क और भी ऐड करा देता हूं मैं। Up to section J, exercise 1. Up to section J, exercise 1, part 1, part 2, part 3. दो सेक्शन नए ऐड हुए हैं आज, सेक्शन आई एंड सेक्शन जे। ऑर्डर ये रखना, पहले पार्ट 1 करना है, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। सोशल का मैसेज था डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के सिग्निफिकेंस क्या है। डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस तो ये है, ये हीट एक्सचेंज को डेनोट करता है कांस्टेंट प्रेशर पर, और डेल्टा एस डेनोट करता है एंट्रोपी चेंज को। एंट्रोपी होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। अब उसका क्या यूज है वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। चलो सेशन एंड कर दूं फिर मैं। सर यस सर। हाँ बोलो। सर वो सेकंड एलएन के इक्विलिब्रियम के ग्राफ में सर, और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो डेल्टा एच आर है ना सर सिर्फ? हाँ, डेल्टा एच नॉट बाय आर स्लोप। यस सर।